हाय वेलकम बैक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे, तो जो केमिस्ट्री का टॉपिक है तो इसका हम पार्ट 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दो तरह के होंगे हमारे पास, Kc और Kp। तो Kc जो है जब हम एक्टिव मास जो है इन टर्म्स ऑफ लेते हैं मोलैरिटी, तो ये हम लिक्विड्स और गैसेस के लिए, तो मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में सॉलिड्स मेंशन किया था, सॉरी फॉर दैट। तो लिक्विड्स और गैसेस के लिए हम यूज करते हैं। और लेकिन जो Kp है, सिंस हम इसमें एक्टिव मास जो है ना पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं, तो इसलिए हम इसको सिर्फ गैसेस के लिए यूज करते हैं Kp को। देखिए अब जब आप Kc या Kp किसी रिएक्शन का फाइंड आउट करते हो तो कुछ एजम्पशंस हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं वो पहले एजम्पशंस देखता हूँ, तो बाद में हम Kc और Kp फाइंड आउट करके देंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें उसका यूनिट और वगैरह। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस याद रखनी पड़ेंगे, एजम्पशंस। और वो एजम्पशंस क्या है? नंबर फर्स्ट आपको याद रखना होगा जो सॉलिड्स हैं उनका जो एक्टिव मास है वो हम लेते हैं यूनिटी, मींस 1। वो कांस्टेंट होता है इसलिए हम उसको 1 लेते हैं, दैट्स द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स। नंबर सेकंड आपको याद रखना होगा कि अगर एक लिक्विड किसी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसके हम एग्जांपल पे देखेंगे आगे। अगर एक लिक्विड एक गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में जो लिक्विड है उसका जो एक्टिव मास है वो हम लेंगे यूनिटी, लेंगे, मींस 1 लेंगे। नंबर थर्ड आपको याद रखना होगा कि अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो उस केस में जो वाटर वहां पे प्रेजेंट होगा लिक्विड, उसका हम जो एक्टिव मास है वो भी हम मान लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन तो मैं इनको रिपीट करूं, क्या करना पड़ेगा कि जो भी सॉलिड्स आपको रिएक्शन में मिलेंगे उनका एक्टिव मास 1 होगा, यूनिट होगा। और जो भी अगर एक लिक्विड एक गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो लिक्विड है उसका एक्टिव मास हम 1 लेंगे। और अगर रिएक्शन जो है एक्वस मीडियम में हो रही है तो उस केस में हम जो वाटर है उसका जो एक्टिव मास है वो हम मान लेंगे, ठीक है, दैट्स सही है। तो इन एजम्पशंस को फॉलो करके अब हम देखेंगे कि Kc और Kp हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि कैसे हम Kc और Kp फाइंड आउट करते हैं। जिसमें यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 will give CaO, देखिए ये हमें गैस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड, ठीक। तो अब अगर मैंने इस रिएक्शन को आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं Kc फाइंड आउट कर लूंगा, Kc। अब Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन जब मैं Kc की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड है, और मैंने अभी एजम्पशन में कहा कि सॉलिड का हम लेते हैं एक्टिव मास यूनिट 1, तो दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड हम यहाँ पे, चलो पहले हम लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स में आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से एक्चुअल बेसिक आपकी रिएक्शन बनेगी। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी, जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास भी 1 होगा, तो इसका एक्टिव मास भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो यहाँ से हट जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा, तो Kc जो है ना, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी मोल पर लीटर, ठीक है ना, 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म हमारे इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस रिएक्शन में Kp फाइंड आउट करूं, देखिए अब Kp में तो हम सिर्फ गैसेस लेते हैं
और यहाँ पे गैसेस का तो सिर्फ एक ही टर्म है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज़्ड टू द पावर 1। तो इसका जो यूनिट होगा दैट्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो हम यहाँ पे लेंगे इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सप्रेशन है केसी का और ये एक्सप्रेशन है केपी का इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। बट इसमें कुछ ध्यान रखना होगा, वो ये था कि सॉलिड का जो हमने एक्टिव मास लिया वो 1 है, दिस इज द असम्पशन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, मैं एक और रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसका केपी और केसी फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह हम केपी और केसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो वाटर में यहाँ पे लेता हूँ, that's liquid, it will give you the water, that's gas, that means जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वाटर, that's a steam, ठीक है। तो ये रिएक्शन में अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे केसी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, केसी, देखिए यहाँ पे केसी आपको मिलेगा H2O। अब आप कहोगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होगा, ये बात, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जब एक लिक्विड एक गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, उस केस में हमें जो लिक्विड का एक्टिव मास है वो हमें 1 लेना होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही टर्म बची, दैट्स दिस वाटर, दैट्स अ गैसियस फॉर्म। तो अगर मैं केपी की बात करूँ यहाँ पे, तो केपी आपको यहाँ पे लेना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2O, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है, तो एक ही टर्म यहाँ पे भी आएगी। तो इसका यूनिट होगा एटमॉस्फेयर, इसका मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं 1 - 0 1 - 0, क्योंकि नीचे कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये दूसरी रिएक्शन मैंने ली थी, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, copper dipositive plus twice Ag, is solid, चलो तो इस तरह से अगर इसको बैलेंस करके डायरेक्शन है हमारे पास। तो चलिए अगर हम इस केस में केसी या केपी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं केसी यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो केसी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कॉपर है हमारे पास, कॉपर डाइपॉजिटिव, और रिएक्टेंट में हमारे पास है Ag डाइपॉजिटिव रेज़ पावर 2, ठीक है, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए आप, अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो वो होगा मोल पर लीटर, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिए आप, अगर मैं इस रिएक्शन में Kp फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ठीक है, देखिए Kp जो है ना यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म आपको गैसेस फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं जो Kp है यहाँ पे दैट्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पे Kp हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि हम कैसे Kc और Kp जो है ना कैसे उनका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और कैसे उनके यूनिट्स हो सकते हैं। तो लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा, कुछ assumptions फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब जो ये Kc है और Kp है, दो टर्म्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन Kc एंड Kp, Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। देखिए Kc और Kp के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि Kp जो है ना इट्स इक्वल टू Kc RT रेज़ पावर डेल्टा Mg। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म हमें तो पता है, Kp क्या है, Kc क्या है, R क्या है, जैसे गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। देखिए जो डेल्टा Mg है, डेल्टा Mg का मतलब देखिए n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो डेल्टा Mg जो है ना इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स सब्ट्रैक्ट करते हो,
आपको मिलता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। लेकिन याद रखना होगा आपको गैसेस के मोल्स देने होंगे, सिर्फ गैसेस के मोल्स देने होंगे, तो दैट इज द डेल्टा एन जी, ठीक है। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे जो है ना डेल्टा एन जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जो नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, आपको इस रिएक्शन से अमोनिया मिलेगा NH3, दिस इज द गैस। तो अगर मुझे इस रिएक्शन में डेल्टा Ng निकालना होगा, डेल्टा Ng, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है इसमें कितने मोल्स हैं, 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, इसके 3 मोल्स, इसके 1, तो टोटल 4। तो यहाँ पे आपको -2 आंसर मिलेगा, दैट मीन्स द डेल्टा Ng। तो इस तरह से आप डेल्टा Ng जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको डेल्टा Ng पता है तो R तो आपको पता ही है, T भी आपको पता होगा, तो इन दो में से कोई वैल्यू दिया होगा तो आप Kp या Kc फाइंड आउट कर सकते। हो सकता है कभी आपको Kp दिया हो Kc फाइंड आउट करना, या हो सकता है Kc दिया हो Kp फाइंड आउट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ना ये Kc और Kp जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। So this was the relationship between the Kc and Kp. देखिए अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा, कुछ चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर फर्स्ट में लिखता हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड नहीं करेगा, किस किस पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर फर्स्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले क्या कंसंट्रेशन थी उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। नंबर बी, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, कि किसी भी कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर सी, ठीक है, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट सब्सटेंस मींस नॉन रिएक्ट, जो रिएक्ट ना हो। अगर आप ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हो तो उस केस में भी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कुछ चीजों पे डिपेंड भी करेगा, किन पे डिपेंड करेगा। नंबर फर्स्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, कि भाई आप रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट। तो आप पहला लिखेंगे कि किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दैट्स मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ एक्सप्रेशन जो है ना वो देखेंगे, हम कुछ केसेस देखेंगे। नंबर फर्स्ट में आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे रिएक्शन लिखते हो A प्लस B will give C प्लस D, या C मान लो, या C प्लस D, तो यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम है, सपोज दैट्स इक्वल टू K, K इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बराबर है, K के बराबर। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, और आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो सपोज दैट्स K डैश, दैट इज K डैश। देखिए अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने की बात करूं तो वो होगा प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करूं, वो भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दो एक्सप्रेशंस को देखें तो ये K जो है ना, इसमें ऊपर प्रोडक्ट्स कौन है, C एंड D, और रिएक्टेंट्स कौन है, A B, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप रिएक्शन को जो है ना रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है ना, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। दैट मीन जो K डैश है आपका, नया जो रेसिप्रोकल मिला, नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, वो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/K। तो यहाँ पे जो K डैश है वो किसके बराबर होगा, 1/K।
तो ये पहला केस लिखना होगा आपको कि मान लो अगर मैं कहता हूँ कि इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो अगर मैं इस टाइम डायरेक्शन लिख रहा हूँ कि अभी मान लो के जो है ना कुछ कोई वैल्यू आ गया, ठीक है ना, मान लेते हैं 10 एक वैल्यू आया है, फिर मैं अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना 1/10 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपको याद रखोगे कि अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका भी रेसिप्रोकल होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि अगर आप ऑर्डर रिवर्स करते हो, इफ ऑर्डर इज रिवर्स, तो जो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो प्रीवियस का रेसिप्रोकल होगा, इस तरह से, ठीक। नंबर सेकंड, जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या है कि मान लेते हैं a प्लस बी विल गिव सी, एक रिएक्शन, दूसरा p प्लस q विल गिव r। तो यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट्स k1 और यहाँ पे मान लेते हैं आपका k2 है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है और इसका k2। अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो जो नया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दो कांस्टेंट का मल्टीपल होगा, ये याद रखना होगा, ठीक है। तो अगर आप दो रिएक्शंस, दो इक्विलिब्रियम, दो ऐसे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है उनको अगर आप ऐड करते हो तो उनका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को भी हम लिखेंगे k डैश इज इक्वल टू k1 डॉट k2। तो ये कब होगा जब आप ऐड करते हो दो रिएक्शंस, ठीक। अब यहीं पे केस बनेगा कि अगर आप दो रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखिए पहले मैंने बोला अगर हम ऐड करेंगे और दूसरा है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एडिशन में हमने दो को प्रोडक्ट किया, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना होगा यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो डिवाइड होंगे, ठीक है, यानी k1/k2। तो तीसरा रिजल्ट हमें मिलेगा k प्राइम इट्स k1/k2 और ये कब होगा जब आप दो रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया a प्लस बी सी, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट्स k1, दैट्स k सपोज, दैट्स k। मैंने क्या किया, मैंने इस रिएक्शन को हर किसी टर्म को n से मल्टीपल किया, ठीक है। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसके पावर में आपको लिखना होगा n। नहीं, इसका मतलब ये हुआ अगर आप हर किसी प्रोडक्ट को 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 से मल्टीपल करते हो, तो मान लेते हैं अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करता तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो स्क्वायर बन जाता। अगर मैं 3 से मल्टीपल करता तो वो k क्यूब बनता। अगर मैं 4 टाइम्स करता तो k रेज़ पावर 4 बन जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जनरल में याद रखना होगा आपको कि जिस नंबर से आप इस रिएक्शन को मल्टीपल करोगे आपको वही नंबर जो है ना पावर में लेना होगा, वो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो एक और रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला कि जो k प्राइम है आपका वो मिलेगा आपको k रेज़ पावर n। क्यों? ये कब होगा? ये तब होगा जब आप मल्टीपल करते हो किसी भी नंबर से नंबर n, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल किया था, तो हो सकता है कभी आप डिवाइड भी कर लो, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करोगे, सपोज अगर मैं 1/n से डिवाइड करता हूँ, चलो मान लो n से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन है इस तरह से बन जाएगी। देखिए इस बार मैंने n से डिवाइड किया, इसको भी इसको भी इसको, ठीक है। देखिए n से डिवाइड करने का मतलब होता है आपने 1/n से मल्टीपल किया, तो रिजल्ट वैसा ही होगा। आपका रिजल्ट पहले k था, अब होगा k रेज़ पावर 1/n। भाई वही तो याद रखना, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है। तो डिवाइड मान लो मैंने डिवाइड किया, लेकिन n से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/n से मल्टीपल कर लिया मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ ये k रेज़ पावर 1/n बनेगा। तो एक और रिजल्ट मुझे मिला, वो ये है कि k प्राइम विल बी इक्वल टू k रेज़ पावर 1/n जब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो किसी। तो चले मैं इसको फिर से रिपीट करूँ इन केसेस को। मैंने कहा आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k होगा, कब होगा? ये जो पहला केस हमने देखा था, ये देखा था कि हमने कब किया, जब हमने रिवर्स ऑर्डर किया। तो मैंने पहले लिखा कि ऑर्डर जब हमने रिवर्स किया, ये पहला केस है। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कि जब k प्राइम जो है k1 into k2 यानी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा, वो तब होगा
जब आप दो रिएक्शंस लोगे और उनको ऐड करोगे, जब आप दो रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिवाइड होगा और उससे आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी रिएक्शन को जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है उसको आप किसी नंबर n से मल्टीपल करते हो तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k रेज़ पावर n होगा। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन का जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है अगर आप उसको डिवाइड n से करते हो यानी किसी नंबर से डिवाइड करते हो, या मैं अदर वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ 1/n से मल्टीपल करते हो तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो k रेज़ पावर 1/n होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ केसेस देखे हमने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी बाद में करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ये समझ गए कि मोड ऑफ, मैं ये कह रहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो पहला मैंने केस लिया मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमने इतने सारे केसेस देखे। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं सेकंड इस पे डिपेंड करेगा, दैट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो डिपेंड करेगा उसका जो एक्सप्रेशन है दैट्स log to the base 10 K2/K1 is equal to delta H by 2.303, or it's T2 minus T1 divided by, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जरा इस एक्सप्रेशन को हम समझेंगे कुछ चीजें इसमें। देखिए R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T2 और T1 दैट्स अ टेम्परेचर। ठीक है, द चेंज इन टेम्परेचर, और K1 और K2 जो है ना ये दो रिएक्शंस का जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे जो टर्म है डेल्टा H दैट्स एंथैल्पी, इससे हमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे, वो ये है कि हर बार जो टेम्परेचर है ना वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। वो हम देखेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए मैंने केस फर्स्ट लिया, मैं केस फर्स्ट में आपसे कह रहा हूँ कि डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो है ना वो क्या है 0। दैट मींस अगर डेल्टा H 0 है तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो log to the base 10 K2/K1 जो है ना 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मोर प्रिसाइज लिखूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा K2/K1 इज इक्वल टू 1, K2/K1 इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट कि जो आपका K2 है वो किसके बराबर है K1 के। तो K2 इज इक्वल टू K1। इसका मतलब ये हुआ, अब देख लीजिए इस एक्सप्रेशन में जो K2 है इट्स इक्वल टू K1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है ना, आपका जो K है वो कांस्टेंट रहेगा, आपका K कांस्टेंट रहेगा, यानी K में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है ना, ये कब है जब डेल्टा H जो है ना दैट्स इक्वल टू 0, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस केस में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस लेते हैं कि भाई अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H क्या है नेगेटिव, तो डेल्टा H नेगेटिव का मतलब होता है हीट रिलीज हुई मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो log to the base 10 K2/K1। अब डेल्टा H अगर नेगेटिव है क्या मतलब ये हुआ जो राइट साइड में अभी टर्म थी दैट मींस दिस टर्म इज लेस देन 0। बाय नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ K2 इज लेस देन K1, K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब ये हुआ K2 जो है ना उसका वैल्यू क्या है कम किससे K1 से। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ जहाँ पे डेल्टा H हमारा पॉजिटिव होगा, भाई पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा, जो K2 है दैट विल बी ग्रेटर देन K1। मैं आप यही प्रोसेस यहाँ पे भी यूज करोगे, यहाँ पे लेस देन 0 लिखा था, वहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो K2 इज ग्रेटर देन K1। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूँ कि दोनों का जो ग्राफ अगर मैं दिखा दूँ, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं आप, ठीक है ना, तो ये इस तरह से एक्सोथर्मिक का होगा। एक्सोथर्मिक ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, सॉरी दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज लॉग के, लॉग अप की, ठीक है ना, एंड दिस इज द टाइम। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक का केस इस तरह से होगा। तो अगर मैं एंडोथर्मिक का ग्राफ बना दूं तो उसका जो एक्सप्रेशन है, जो एंडोथर्मिक है उसमें इंक्रीज होगा, तो उसमें ऐसे होगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर एंडोथर्मिक एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। तो ये जो सेकंड था केस था कि जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा, दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन जो इसमें रिलेटेड होंगे वो हम उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।